गुरुजी लोग भी अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। 3, 4, 5, 10 बच्चे चरण स्पर्श करें तो क्या समझने लगते हैं कि हम बहुत बड़े गुरुजी हो गए। समझते हैं कि नहीं? 2, 4, 10 लोग सलाम किया तो लोग समझते हैं क्या, हाँ क्या हमको लोग तरजीह दे रहा है, हमको लोग कितना नाम जानता है। ये सब, हाँ ये सब मध्य वर्ग की ही सोच है। तो यहाँ ये कविता देखिए, अति प्रफुल्लित। प्रफुल्लित मतलब बहुत खुश, बहुत हैप्पी है, नहीं। वो मध्य वर्ग कैसा हैप्पी है, प्रफुल्लित है, कंटकित तन मन वही, लेकिन है तो तन मन सब जर्जर। करता रहा अनुभव की आकाश ने, नभ मतलब क्या हुआ, आकाश। आकाश ने भी विनत हो, विनत मतलब झुक करके, विनत हो मतलब झुक करके मान ली श्रेष्ठता उसकी। कविता कह रही है कि अगर सूर्य की किरण ऊपर से आती है तो इसको लगता है कि सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया हमको। यानी मध्य वर्ग में ये कमी है कि वो कैसा है कि मध्य वर्ग अहंग्रस्त होता है। मध्य वर्ग अपने बावड़ी में रहता है, बावड़ी मतलब अंतर मन में रहता है, अपना एक बना लेता है दुनिया का, हम ही जी श्रेष्ठ हैं। ये बावड़ी में अंतर मन में रहता है। बावड़ी समझाने के लिए है। बावड़ी का मतलब क्या हुआ, हम सब एक अपने अंतर मन में एक दुनिया बसा लेते हैं और उसमें क्या सोचते हैं कि भाई हम श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता का इसको क्या है, घमंड भी है, श्रेष्ठता का घमंड है। घमंड होता है मध्य वर्ग को, चूँकि पढ़ता बहुत है। ये सब पढ़ता कैसा है, सैद्धांतिक ज्ञान हासिल करता है। नहीं, कई लोग अधूरे स्वप्नों के साथ मुखर्जी नगर में भी शहीद हो जाते हैं। आए मुखर्जी नगर, 5-6 साल रहे और फर्स्ट ईयर में तो उनको लगा कि हम तो IAS से कम तो होंगे नहीं। 2 लाख रुपया दिए, झोला टांगे, नहीं कोचिंग का बैग लिया, पीठ पर लादा, और जो अच्छे से मज़े से निकलते हैं कि कोई देखे हमारे पीठ पर किस कोचिंग का झोला है, और उससे वो क्या होते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। और उनको लगता है कि कोई अभी तक देखा नहीं है मेरा झोला, क्योंकि जब निकलते हैं, हाँ हाँ हाँ, देखिए झोले में कोचिंग वालों ने क्या कर दिया, हाँ लाइट भी लगा दिया है। नहीं, सब अब उसमें गौरवान्वित होते हैं बच्चे कि देखो हम किस कोचिंग में। ये ज़माना इधर बढ़ा है, डेवलप हुआ है, पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे, है ना। लेकिन अभी कैसा है, तो ये जो ब्रह्म राक्षस वो भी क्या है, ये भी सोच रहा है कि आकाश ने झुक करके मुझे क्या कर लिया, नमस्ते कर लिया। और ये कैसे शहीद हो जाते हैं, इसलिए शहीद हो जाते हैं कि उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया था वो ज्ञान 2 प्रकार का है। एक तो सैद्धांतिक ज्ञान है, जिसको कबीर कहते थे पोथी का ज्ञान। कबीर कह रहे थे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, थ्योरी जो नोट्स उनको मिलता है उसको रटते रहते हैं, वो उदाहरण चेंज करने में लगे रहते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान है, इसको क्या कहते हैं, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक मतलब उनको कंसेप्ट नहीं पता, रीड बिटवीन द लाइन्स नहीं पता है, लेकिन वो बेचारे 8-10 घंटा उसमें क्या करते हैं, लगाते रहते हैं, रटते रहते हैं। क्योंकि किसी ने कह दिया है कि ये नोट्स रट लेने से व्यक्ति क्या हो जाता है, ये जो 200 क्वेश्चन रट लोगे तो 300 प्लस अंक आ जाएंगे, ऐसा किसी ने कह दिया, वो रटते रहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि ज्ञान जो है वो तो व्यवहारिक, जब तक आप व्यवहारिक ज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे, रीड बिटवीन द लाइन्स के, समस्या जो सोल्व करें, जिसको कंसेप्ट कहते हैं, ये जानेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये ब्रह्म राक्षस भी केवल ये ज्ञान हासिल करता है। मुक्ति बोध कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म राक्षस है थ्योरम सब पढ़ लेता है, वो सब प्रमेय पढ़ लेता है, वो सिंधु सभ्यता पढ़ता है, वो NCERT पढ़ता है, वो फिलॉसफी पढ़ता है, एथिक्स पढ़ता है, सत्यनिष्ठा पढ़ता है, सब पढ़ लेता है। और आपने देखा होगा कि वो साइंस, दर्शन सब पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उसको लगता है कि हमको कुछ ज्ञान तो हासिल हुआ नहीं, तो गुरु प्राप्त करने के लिए भटकता है। मुक्ति बोध कहते हैं कि वो गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, लेकिन समय बदल गया, आया कीर्ति व्यवसायी। अब कैसा समय आ गया, पूंजीवादी समय आ गया। जो पूंजीवादी समय है उसमें कोई वास्तविक गुरु नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है पूंजीवादी समय में वास्तविक गुरु? क्योंकि गुरु भी पूंजी कमाना चाहता है, गुरु भी पैसा कमाना चाहता है। तो जब पैसा गुरु कमाना चाहता है तो वो भी यही दे पाता है, सैद्धांतिक ज्ञान दे पाता है।
चूँकि गुरु के पास भी उतना समय नहीं है, तो बच्चों को क्या लगता है कि ये तो मृग मरीचिका है। इसलिए सत्य की झाई, मुक्ति बोध लिखते हैं कि सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। मृग मरीचिका का मतलब, हम जब आप चलते होंगे रेगिस्तान में तो देखते होंगे पानी है लेकिन पानी है नहीं, वहाँ जब जाएंगे तो और दूर पानी नज़र आएगा। ऐसा करते हुए हिरन जो है उसका प्राण चला जाता है, उसको प्यास लगी है, वो दौड़ के जाता है कि वहाँ पानी है, उसके बाद फिर लगता है कि और आगे पानी है। इसको क्या कहते हैं? मृग मरीचिका है। मुक्ति बोध कर रहे हैं कि यहाँ मध्य वर्ग को भी बार बार यही लगता है कि हमको अब ज्ञान मिल गया, अब ज्ञान मिल गया। इस साल नहीं हुआ सिलेक्शन, अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा। लेकिन वो तो सत्य की झाई, वो तो मृग मरीचिका है। चूँकि वो तो अगर होना होता तो पहले ही साल हो गया रहता। व्यवहारिक ज्ञान जो रीड बिटवीन द लाइन्स है, जो कंसेप्ट का ज्ञान हो, तो पहले ही साल हो गया रहता। लेकिन उसको लगता है कि अच्छा अगली बार, अच्छा अगली बार। तो ये मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग को भी यही लगता है, सैद्धांतिक ज्ञान हासिल करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको वास्तविक गुरु नहीं मिलता। और फिर मुक्ति बोध कहते हैं कि फिर वो मरे पक्षी सा विदा ही हो जाता है। फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ? फिर लास्ट में कहते हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसके संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुँचा सकूँ। यानी ब्रह्म राक्षस ने सपने तो देखे ही थे, उसने परिश्रम तो किया ही था। ये अलग बात है कि परिश्रम उसने कहाँ किया था? विषयांतर किया था। उसको बाहर निकल के करना चाहिए था। जब तक इस बावड़ी से निकलेगा नहीं, उसके ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। उसका ज्ञान का औचित्य तभी होगा जब वो अपने समाज में जाएगा, समाज का नेतृत्व करेगा। सोसाइटी में जब तक नहीं जुड़ेगा, ये जितना संघर्ष किया उसने कहाँ किया? अपने अंतर मन में किया, अपनी बनाई हुई बावड़ी में किया। और यहीं वो पढ़ता रहा, निरंतर इसी में उलझा रहा। और इसीलिए कहते हैं कि ये सैद्धांतिक ज्ञान हासिल किया। और इसीलिए अंततः क्या हुआ? अब फिर से देखिए, अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव, कि आकाश ने भी झुक करके मुझे क्या मान लिया? श्रेष्ठ मान लिया। यही व्याख्या के लिए पूछा गया। यानी कविता का वो प्रसंग लिया गया जिसमें मुख्य यानी मध्य वर्ग किस तरह से कलावंत नज़र आता है, किस तरह से अपने को श्रेष्ठ और दम्भी नज़र आता है, अभिमान से नज़र आता है। और जब तक मुक्ति बोध करें कि जब तक वो अपनी बावड़ी से निकलेगा नहीं, समस्याओं से रूबरू नहीं होगा, सामाजिक समस्याओं से नहीं जुड़ेगा, व्यवहारिकता में नहीं आएगा, तब तक उसको उसके ज्ञान का वास्तविक अर्थ नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? समझा देते, बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो समझ गए कि भाई ये जो ब्रह्म राक्षस है हम ही लोगों जैसा कैसा है? बुद्धिजीवी है, जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है ना, जो ज्ञान हासिल करता है। ये इसमें कुछ कमियां हैं तो अपने अधूरे स्वप्नों के साथ मर जाता है तो क्या बन जाता है? राक्षस बन जाता है। अब जो आने वाला ब्रह्म राक्षस है, अब जो नई पीढ़ी भी तो आएगी, 5 साल के बाद जो मुखर्जी नगर में शहीद हो गया, तो नई पीढ़ी भी तो आएगी, वो भी तो 2 लाख देगी और झोला लेगी नहीं? तो भाई वो तो देख रहा है कि ये आदमी शहीद हो गया, लेकिन मुक्ति बोध कह रहे हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? इस ब्रह्म राक्षस का जो शहीद हो गया उसका मैं शिष्य होना। और कैसा शिष्य होना चाहता हूँ? सजल उर का मतलब, उर मतलब हृदय, सजल मतलब संवेदनशील शिष्य होना चाहता हूँ कि चूंकि इसकी भावना को समझ सकूं। जब तक इसकी भावनाओं को नहीं समझूंगा तब तक मैं इसकी सपनों को मैं पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। 2 तरह के शिष्य होते हैं, एक गणितीय शिष्य जो फिर उनको लगा कि नहीं जी कुछ समस्याएं हैं, कुछ कमियां हैं, और एक हुआ कि नहीं जी भावनात्मक रूप से समझ गया कि इसमें कमियां क्या है, और तब उस कमियों को दूर करते हुए हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो इसलिए 2 तरह के शिष्य हैं। एक हुआ संवेदनशील हार्दिक शिष्य। संवेदनशील का मतलब उसके रीड बिटवीन द लाइंस को समझ लेना, उसके भाव को समझना, उसके अंतर्मन को समझ लेना। नहीं, 2 तरह के बच्चे भी होते हैं, गार्जियन के अंतर्मन को समझ लेते, बिना कहे आंख से समझ जाएंगे। नहीं होता है कि नहीं? पिता ने देखा और बच्चा समझ गया कि कहना क्या चाहते हैं है ना? ठीक उसी तरह से पति भी ऐसा हो सकता है, भाई पत्नी बाहर निकले और कुछ कहना चाहिए, आप समझ गए, या पत्नी भी समझ जाती है पति की बात। जब प्रेम गहरा होगा
तो हर बात बिना जुबान तक आ गया तब तो फिर बड़ी बात हो गई, बिना कहे ही समझा जा सकता है। तो ये जो कैसा शिष्य होना चाहता है, संवेदनशील, कहने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसके भावनाओं को समझा, उसके हृदय को समझा, उसके अंतर्मन को समझा, उसके चिंतन को समझा, उसकी चिंता को समझा, और जब समझ लिया तो ऐसा ही शिष्य होना चाहते हैं। ऐसा शिष्य नहीं होगा तब तक फिर से वो नया ब्रह्म राक्षस पैदा ले लेगा, और जब ऐसा शिष्य होगा तो उसकी भावनाओं को समझते हुए परिवर्तन ला सकेगा। क्लियर हुआ? जो आने वाली पीढ़ी है वो विगत पीढ़ी की भावनाओं को जब तक नहीं समझेगा, क्योंकि इसने काम तो किया था भाई, ऐसा तो नहीं था कि नालायक था। ये अलग बात है कि इसने संघर्ष कहाँ किया, यहाँ किया। भाई पढ़ा ना, नोट्स पढ़ा कि नहीं 5 साल, 8 घंटा 10 घंटा मेहनत किया, लेकिन उसको जहाँ करना चाहिए था, जैसे करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। अब तो समझ में आ गया भाई, 8 घंटा वो पढ़ रहा है और पढ़ रहा तब भी नहीं सफल हुआ, इसका मतलब है कि उसको बाहर निकल के पढ़ना चाहिए था। कहने का मतलब कि PYQ देखना चाहिए था, नहीं, वो कहाँ रहा, अपने अंतर मन में ही संघर्ष करता रहा। अब जो कह रहा है कि भाई हम इसके संघर्ष को सैल्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत किया, लेकिन चूँकि गलत दिशा में किया, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क नहीं किया। अगर स्मार्ट वर्क करता तो ये ब्रह्म राक्षस क्या हो जाता, शहीद नहीं होता। जैसे गांधी जी ने स्मार्ट वर्क किया, स्मार्ट वर्क का मतलब कविता के सेंस में है कि जनता के लिए काम किया। गांधी जी ने भी, कबीर भी तो जीवन जिए, जस की तस धर दीन चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी। सोसाइटी के लिए किया, नागार्जुन ने सोसाइटी के लिए किया, प्रेमचंद ने सोसाइटी के लिए, वही तो मध्य वर्ग थे, नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मन ही मन, भाई जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, जीवन भर पढ़ाया नहीं, अब रिटायरमेंट के बाद पार्क में टहल रहा है, नहीं। उसने सपना तो देखा था। आप मान लिया DM हैं, आप IAS अधिकारी हैं और 60 साल की नौकरी कर ली। आप 60 साल की नौकरी में आपने क्या सोचा था, जब पढ़ रहे थे तो क्या सोचा था कि हम जिस वर्ग से आए हैं, जिस सोसाइटी से आए हैं, जिस परिवेश से आए हैं, उसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। और आपको मौका भी मिला। आप मान लिया कि 25 साल में आपका सिलेक्शन हुआ, 60 साल तक नौकरी की, अब 60 साल के बाद अब ब्रह्म राक्षस हो गए, क्योंकि आप कहाँ काम करते रहे, इसी में काम करते रहे। आपको चाहिए था बाहर निकल के काम करना। आप जब इंजीनियर थे तो अच्छा रोड बनाते, थोड़ा सा कम कमीशन खाते, तो पूरा जीवन तो आत्मचेतस बना रहा और सोचता रहा विश्व चेतस।